शौहर बीमार था। स्टोर से दवाई लेने गई तो रास्ते में एक 15 साल पठान भीख मांग रहा था। इस पर तरस खाकर साथ ले आई और शौहर के ठीक होने तक घर में रख लिया। वो पठान बच्चा बहाने से कभी मेरे पीछे बीच कर लेता और कभी मेरी छाती। मैंने बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी और भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजरते हुए सीधा मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ रही थी। मेरा चेहरा चादर में अच्छी तरह ढका हुआ था ताकि कोई पहचान ना सके। मैं जवान भी थी और खुदा की दी हुई खूबसूरती भी रखती थी, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था कि घर की चार दीवारी से बाहर निकलूं। अकेले बाजार में चलते हुए दिल में हर पल एक अनजाना खौफ साया बनकर साथ रहता था कि कहीं कोई गैर जरूरी नजर मेरी तरफ ना उठे, और अगर मेरा यूं अकेला आना जाना किसी को खटक गया तो ना जाने मुझे किन मुश्किलों का सामना करना पड़े। मुझे अच्छी तरह एहसास था कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ना मुझे पुलिस की हिफाजत पर यकीन रहा था और ना ही लोगों की नरम गुफ्तारी पर। मेरे खानदान ने एक बार ऐसा तलक धोखा खाया था कि अब मुझे लगता था कि बाजार में नजर आने वाले हर चेहरे पर एक नकाब है, हर मुस्कुराहट में झूठ छुपा है। आज मुझे अपने बीमार शौहर के लिए दवा लेनी थी। मैं रश में से संभल संभल कर गुजर रही थी कि अचानक मेरी नजर फुटपाथ पर बैठे एक 15-16 साल लड़के पर जा ठहरी। वो सुर्खो सफेद रंगत वाला मासूम सा चेहरा लिए झुकी हुई नजर से जमीन को तक रहा था। इसकी हालत देखकर मेरा दिल भर आया। मैं रुक गई और अफसोस के साथ इसके पास जाकर चंद सिक्के इसके हाथ पर रख दिए। मुझे यही लगा कि वो भीख मांग रहा है, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब इसने फौरन मेरे दिए हुए पैसे वापस कर दिए और नरम मगर भरपूर लहजे में बोला, मुझे भीख नहीं चाहिए बीबी, मैं मजदूरी करके खाना चाहता हूँ। कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कमाई से पेट भरना चाहता हूँ, भिखारी नहीं बनना। इसके अल्फाज सुनकर मैं ठिठक गई। इसके लहजे में गैरत और खुददारी साफ झलक रही थी। अंदाजा हुआ कि वो पठान है। मैं बेइख्तियार इसकी इज्जत नफ्स की कायल हो गई। मैंने नरमी से इसे समझाया, बेटा तुम जवान हो, हाथ पांव सलामत हैं, जाकर कहीं मजदूरी करो, मेहनत करो। यूं सड़क किनारे बैठने से तो तुम्हें बस चंद सिक्के और तरस ही मिलेंगे। वो लड़का मेरी तरफ देखकर खामोश रहा, लेकिन इसकी आंखों में ये कज़म की चमक जरूर उभरी। इस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे किस्मत ने मेरा सामना ये कैसी रूह से करवा दिया है जो हालत के बावजूद झुकने को तैयार नहीं। मेरे मशवरे पर वो लड़का अफसरदा लहजे में बोला, बीबी मैं मजदूरी कैसे करूं, मैं माजूर हूं। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता चंद कदम चला और फौरन लड़खड़ा गया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि इसकी एक टांग बिल्कुल नाकारा है। यह मंजर देखकर मैं कुछ लम्हों के लिए साकित रह गई। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने झट से वही पैसे इसके हाथ पर रख दिए और कहा, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें पनाह भी दूंगी और तुम्हारी मेहनत की इजाजत भी दूंगी। इस लम्हे दिल में एक फैसला कर लिया कि इस लड़के से घर के बाहर के सारे काम करवा लूंगी ताकि मुझे यूं बाजार में अकेले मर्दों के दरमियान धक्के न खाने पड़े। इस वक्त मैं ये भी भूल बैठी कि वो लड़का भी जवान है। हालांकि मेरे शौहर और घर के बड़े हमेशा मुझे नसीहत करते आए थे कि गैर मर्दों पर कभी एतबार ना करना, लेकिन मेरी नरम दिल और हमदर्द तबीयत ने मुझे उकसाया कि मैं इसकी मदद करूं। शायद मेरे दिल के किसी कोने में यह एहसास भी था कि एक यतीम या मजबूर इंसान के काम आना इबादत है। मेरी बात सुनकर इसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे बरसों के अंधेरे में उम्मीद की किरण जाग उठी हो। वो मुस्कुराकर बोला, अगर आप इजाजत दे तो मैं खुशी खुशी यह काम करूंगा। मैंने जल्दी से दवा ली और इस पठान लड़के को अपने साथ घर ले आई। दरवाजा खुलते ही मेरे शौहर ने जब इसे देखा तो वह हैरत में पड़ गए। मैंने शौहर को तफसील से बताया कि ये लड़का माजूर है, जरूरतमंद है और भीख मांगने के बजाय इज्जत से काम करना चाहता है, इसलिए मैंने इसे अपने साथ रख लिया है। मेरे शौहर ने इस वक्त चुप रहकर बात को टाल दिया, लेकिन जब हम दोनों अकेले हुए तो वो गुस्से में बोले, तुम होश में हो? तुम एक जवान लड़के को घर ले आई हो, वो बच्चा नहीं है। इनके लहजे में फिक्र और नाराजी दोनों शामिल थे। इन्हें शायद पठानों के बारे में पुरानी कहानियां या सुनाई गई बातें याद थी जिन्होंने इनके दिल में बाएतमादी पैदा कर रखी थी। लेकिन मैंने नरमे से शौहर से कहा,
मुझे अब बाहर के काम का बोझ अकेले उठाना मुश्किल हो रहा है। इस लड़के की मदद मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरी जिद और बेबसी देखकर शौहर खामोश हो गए। हमारे घर की मजबूरी ही कुछ ऐसी थी कि वो मेरे फैसले के आगे ज्यादा कुछ न कह सके। मेरे शौहर बेज़ाहिर जवान थे, मगर दिल के मर्ज ने इन्हें खबल अज वक्त बूढ़ा सा बना दिया था। इनकी हालत ऐसी रहती थी कि किसी भी लम्हे सीने में दर्द उठ सकता था और इन्हें तकलीफ का शदीद दौरा पड़ जाता था। इसी बीमारी की वजह से वो ज्यादातर घर पर रहते थे और ऑनलाइन काम करके किसी हद तक गुजर बसर कर लेते थे। दवाओं के बगैर इनका गुजारा मुमकिन न था और इनका शेड्यूल इस तरह का था कि वो वक्त पर दवाई लेना इनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। घर की मजबूरी के बाद रोजमर्रा की अशिया और सौदा सलफ लाने के लिए मुझे ही बाजार जाना पड़ता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मैं अकेले बाहर निकलने से खौफजदा होने लगी थी। भीड़ में लोगों की नजरें और अजनबी माहौल मुझे बेसुकून कर देता था। ऐसे में इस पठान लड़के की माजूरी के बावजूद दी हुई तसल्ली मेरे लिए सहारा बन गई। इसने पूरे एतमाद लहजे में कहा था कि वो मेरा हर छोटा बड़ा काम बाखुशी करेगा और मुझे परेशान नहीं होने देगा। इसकी बातों से मुझे यकीन होने लगा कि मैंने सही फैसला किया है। मेरे शौहर बार बार मुझे समझाते रहे कि ये दुरुस्त कदम नहीं है, मगर मैंने इनकी नसीहत को ज्यादा अहमियत नहीं दी। मैंने खुद को ये तसल्ली दे दी कि वो लड़का शरीफ और जरूरतमंद है, इससे मुझे आसानी ही मिलेगी। आखिरकार मेरे शौहर ने बहस बंद कर दी और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। वो ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहने लगे और खामोशी इख्तियार कर ली। घर की सारी जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर थी। मैं सुबह से शाम तक कामों में जुटी रहती और वो लड़का अक्सर एक कोने में बैठा मुझे देखता रहता। कभी कभी इसकी नजरें मुझ पर जमी होती तो मुझे अजीब सा एहसास होता, जैसे कोई इन कही बात इसकी आंखों में पोशीदा हो। इसलिए मैंने एहतियातन घर के अंदर भी चादर ओढ़ना शुरू कर दी थी, ताकि वो मेरे हुस्न या वजूद की तरफ मायल ना हो। मैं जानती थी कि मैं बहुत खूबसूरत थी और ये भी हकीकत थी कि मेरी उम्र अभी बामुश्किल 21 बरस थी। मैं कोई बड़ी या उम्र रसीदा औरत न थी, बल्कि अपनी जवानी की इब्तिदाई दिन गुजार रही थी। यही सोचकर मेरे शौहर की बार बार की गई ताकीद भी मेरे दिल में गूंजने लगती कि शायद मैंने वाकई लड़के को घर के अंदर रखकर ठीक नहीं किया। मगर इस वक्त मेरी तरजीह सिर्फ अपनी आसानी थी। लड़के ने मेरा बहुत हाथ बटाया। बाजार से सौदा सलफ लाने के साथ साथ वो घर के छोटे मोटे कामों में भी मेरी मदद कर देता था। यूं वो मेरे लिए सहारा बन गया। मैंने बैतूनी दरवाजे के करीब एक छोटा सा कमरा खाली करवाकर इसे रहने की जगह दे दी, ताकि वो घर के अंदर तो हो लेकिन हमारे बीच एक हद भी कायम रहे। घर का बाकी हिस्सा एक बंद सा पोर्शन था जो बैतूनी दरवाजे से कुछ फासले पर वाक़या था। हमारे घर का सहन काफी कुशादा था। एक जानिब सबसे पौधे कतार में लगे हुए थे। कभी ये सहन और ये पौधे हमारे घर की रौनक हुआ करते थे, मगर शौहर की खराब तबीयत और मेरी मसरूफियात की वजह से हम दोनों ने इनका ख्याल रखना तकरीबन छोड़ दिया था। अब ये पौधे सूखने लगे थे, लेकिन वो पठान लड़का इसके गिर्द सारा दिन घूमता रहता और इनकी देखभाल करता था। मुझे यूं लगता जैसे वो अपनी महरूम जिंदगी का गुबार इन पौधों पर निकाल रहा हो। इसकी माजूरी और मोहताजी देखकर मैं इसे बिल्कुल बेजरन समझने लगी थी। इसके चेहरे की मासूमियत और खामोश तबीयत ने मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी पैदा कर दी थी। मुझे कभी गुमान भी न हुआ कि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ भी हो सकती है। मगर मेरी आंखें इस रात खुली जब एक मामूली सा वाकया मेरे दिल में वसवसे जगा गया। रात गए मेरा गिलास खाली हो गया और कमरे में पानी ना होने की वजह से मैं आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ निकली। जैसे ही मैं सहन से गुजरी, अचानक मुझे किचन के करीब खटखट की आवाज सुनाई दी। मैं ठटक गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके किचन के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और जल्दी से लाइट ऑन कर दी। अगले ही लम्हे मेरी आंखें हैरत से फैल गई। सामने वही पठान लड़का खड़ा था जिसे मैंने बाहर वाले कमरे में आराम करते छोड़ा था। हमारे किचन के 2 दरवाजे थे। एक अंदरूनी हिस्से की तरफ खुलता था और दूसरा सीधा सहन में। मेरा शक यकीन में बदल गया कि वो सहन वाले दरवाजे से दबे पांव अंदर आया था। शायद इसे अंदाजा हो गया था कि मैं जाग गई हूँ। तभी वह घबराहट में सहन की तरफ निकलने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर इस पर जल पड़ी। मेरी मौजूदगी ने इसे बिल्कुल भौंकला दिया।
वो जल्दी से पलटा और हकलाने लगा। ओ बीबी, मुझे भूख लग रही थी, इसलिए किचन में आ गया। मैंने फौरन किचन में इधर उधर नजरें दौड़ाई। हर चीज वैसे ही तरतीब में रखी हुई थी जैसे मैंने सोने से पहले समेट कर छोड़ी थी। कुछ भी बिखरा हुआ नहीं था। इसके बावजूद इस लड़के के चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। इसका रंग सुर्ख हो चुका था और माथे से पसीने के खतरे टपक रहे थे। मैंने लम्हा भर को सोचा कि अगर वो वाकई भूखा था तो कम से कम खाने पीने का कुछ सामान तो इधर उधर होता, लेकिन सब कुछ जों का त्यों था। जाने वो दरअसल क्या कर रहा था कि मेरी आमिद ने इसे इस कदर हरासा कर दिया। मैंने इसकी वजाहत पर कोई और सवाल नहीं किया, सिर्फ हल्का सा सर हिला दिया और खामोशी इख्तियार कर ली। अंदर से मैं खुद भी खौफजदा थी, इसलिए इस वक्त ज्यादा जांच पड़ताल करने की हिम्मत ना हुई, मगर दिल में एक नया शक और अनजाना डर जरूर घर गया था। वो शर्मिंदगी से सर झुकाकर चल दिया और मैं इतनी परेशान हो गई कि पानी पीना ही भूल गई। कमरे में जाकर भी मेरी आंख नहीं लगी। ये जानकर दिल हल्का हुआ कि वो पठान लड़का किचन के दरवाजे से ही रात को अंदर आता था। मुझे इस बात का पहले बिल्कुल अंदाजा न था। सोचते सोचते कुछ देर के लिए नींद आ गई। अगली सुबह इस लड़के ने नाश्ते के लिए खुद ही आकर शर्मिंदगी से माफी मांगी और बताया कि रात को इसे शदीद भूख महसूस हुई थी, इसलिए वो खामोशी से किचन में आ गया था। वो अपनी हरकत पर हकीकी तौर पर शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। इसका झुका हुआ सर और खुलूस भरी शर्मिंदगी देखकर मैंने अपने तमाम शहबात को कुछ लम्हों के लिए दफन कर दिया। मुझे वाकई यकीन हो गया कि शायद वो भूख की वजह से आया था। इसकी माजरत पर मामला वही खत्म हो गया और मैंने ये बात अपने शौहर के सामने बिल्कुल ज़ेरे जिक्र नहीं लाई और यही मेरी पहली गलती साबित हुई। मैंने घर के मर्दों को बहुत सी बातों से लाइल्म रखा और मेरे शौहर भी इसी वक्ती सुकून में यकीन रखते रहे कि ये लड़का वाकई बेज़रर है। फिर एक और रात मेरी आंख फिर खुल गई। लाशौर में इस लड़के की वो हरकतें अभी तक गूंज रही थी। मैंने सोचकर दरवाजा खोला तो अंधेरे में मुझे लगा कोई दरवाजे के पास मौजूद है, मगर लाइट जलाने पर वहां कोई नहीं था। मैंने इस सब को अपना वहम समझा। घर का चक्कर लगाकर हर कमरे का जायजा लिया और वापस आकर सो गई। अगली कई रातें इसी बेकरारी कैफियत में गुजरी। मैं जाकर चेक करती, दिल में वही एहसास होता कि कोई और भी हमारे घर में रात को घूमता है, मगर आखिरतन मुझे कभी कुछ नजर नहीं आया। फिर एक सुबह जब मैं बावर्ची खाने में खाना बना रही थी तो मेरे शौहर ने एक सादा सा जुमला कहा जिसने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया। कल रात मैंने सहन वाला दरवाजा अंदर से नीम खुला पाया था, शायद तुमने खोला हो। अब ये बात महज मेरे वहम या खौफ से बढ़कर हकीकत लगने लगी थी। एक दिन मेरे शौहर ने परसोच लहजे में कहा, मैं देख रहा हूँ कि आजकल इस पठान लड़के को रातों को नींद नहीं आती। इसकी आंखें अक्सर सुर्ख रहती हैं और दिन भर जहाँ बैठता है पलक झपकते ही ऊँघने लगता है। मैंने बात को हल्का करने के लिए कहा, शायद ये फारिग रहने की वजह से है। जब इंसान के पास कोई खास मसरूफियत ना हो तो वो यूं ही उकताहट और गंदगी का शिकार हो जाता है। मेरे शौहर ने मेरी बात पर हल्का सा सर हिलाकर इत्तेफाक किया और कमरे में वापस चले गए, लेकिन इनके जाते ही मेरे जहन में अजीब से सोचें उतरने लगी। वो लड़का इब्तिदाई दिनों में बिल्कुल ठीक और सीधा साधा लगता था, मगर अब इसकी हरकत बदलने लगी थी। बाजार जाना इसका मामूल था, मगर हैरत की बात यह थी कि चंद मिनटों में ही खरीदारी मुकम्मल करके वापस आ जाता था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे वो भागकर आया हो, हालांकि इसकी माजूरी के बायस ऐसा मुमकिन ही नहीं था। यह सब देखकर मेरा दिल बेचैन हो जाता, मगर फिर भी मैं किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती थी। एक दिन वो बाजार से सौदा लाकर आया तो इसकी हालत गैर थी। वो बुरी तरह हाँफ रहा था, सांस जैसे सीने में अटक रहा हो और इसका चेहरा पीला जर्द पड़ गया था। मैं घबराकर बोली, ये तुम्हें क्या हुआ है? किस चीज ने इतना थका दिया है? इसने नजरें चुराई और बहाना बनाया, सामान भारी था बीबी, इसलिए थक गया हूँ। मैंने गौर से इसे देखा। वो जवान था, मजबूत जिसामत और अच्छी खत काट वाला। इसके लिए यह बोझ कोई बड़ी बात न थी। इसकी बात मुझे बिल्कुल सच न लगी। शक का एक साया मेरे दिल में उतर गया। मैंने संजीदगी और सख्ती से कहा, अगर ये काम अब तुम्हारे बस का नहीं रहा तो बेहतर है कि तुम वापस चले जाओ। मैं अपने काम में खुद संभाल लूंगी।
किसी पर बोझ डालने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनते ही वो अचानक सीधा खड़ा हो गया। इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी और वो जल्दी से बोला, नहीं बेबी, अब यह काम मैं कभी नहीं छोड़ सकता। इसके लहजे में एक जिद, एक बेकरारी और कोई छुपी हुई बात साफ झलक रही थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर वो किस चीज से झगड़ा हुआ है जिसे वो बयान नहीं कर रहा। मैं इसके जुमले पर चौंक गई और हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बीबी जी आप कमजोर हैं, ये भारी काम आपके बस की बात नहीं। ऐसे काम तो मेरे जैसे जवान आदमी ही कर सकते हैं। ये अल्फाज इसने पहले भी कई बार कैजुअली कहे थे, लेकिन इस रात जाने क्यों मेरे दिल को चीर गई। पहली बार मुझे यूं लगा जैसे वो मुझे ये एहसास दिलाना चाहता हो कि मैं इसके सामने बेबस हूँ, इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे दिल में अजीब सी खटक पैदा हुई। मेरे जहन में फौरन वो वहम भी ताजा हो गया जो कई रातों से मुझे सताता था, कि जैसे कोई रात के अंधेरे में हमारे घर के अंदर मौजूद होता है। दिल ने कहा कि शायद वही पठान लड़का है जो खामोशी से अंदर आता है, मगर दिमाग ने फौरन टोका, बगैर सबूत के ये सब महज शक है, इल्जाम देना बेसुध होगा। इसी कश्मकश और खौफ में एक रात मैंने जागने का फैसला किया। आधी रात के सन्नाटे में मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकली। सामने हॉल में मध्यम रोशनी फैली हुई थी, खिड़की खुली हुई थी और बाहर 14वीं की चांद की सफेद रोशनी अंदर तक फैल रही थी। इसी रोशनी में अचानक मेरी नजर इस पठान लड़के पर जा टिकी। वो वहां खड़ा था और ऐसी हरकतें कर रहा था जो किसी आम इंसान की नहीं लगती थी। इसके वजूद में एक पुरअसरार सा असरफ था। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैं फटी फटी आंखों से इसे देखती रह गई, जिसे सांसें भी रुक गई हो। शायद मेरी मौजूदगी का एहसास इसे भी हो गया था, क्योंकि अगले ही लम्हे वो चौंक कर सीधा हमारे कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैं अंधेरे में दीवार के साथ सहम कर खड़ी थी। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। जैसे ही इसने अपना रुख फेरा और लम्हा भर के लिए मेरी तरफ से ध्यान हटा, मैं झट से कमरे के अंदर घुस गई और दरवाजा अंदर से किस कर बंद कर दिया। मेरी हालत निढाल हो चुकी थी, सांस बेकाबू थी और कदम कांप रहे थे। बामुश्किल लड़खड़ाते हुए मैं बिस्तर तक पहुंची और खुद को गिरा दिया। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे फसलें तोड़कर बाहर निकल आएगा। मैं सर थामे अपने शौहर की तरफ देख रही थी। दिल कीचो के खा रहा था कि जिस पठान लड़के पर मेरा शौहर भरोसा कर बैठा है, दरअसल इसके पीछे छुपी कमजोरी की वजह में खुद बनी। मैं ही इसे अपने हाथों से इस घर में लेकर आई थी, और अब जब अपनी आंखों से इसकी वो हरकत देख चुकी थी तो सुकून की नींद सोना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। अब मुझे अपने शौहर की हर वो बात याद आ रही थी जो इस लड़के के बारे में उन्होंने कही थी। वो बारहा मुझे ये एहसास दिला चुका था कि वो अब इस घर से कभी नहीं जाएगा, जैसे वो हमें अपने कैद में लेने का इरादा कर चुका हो। मेरे दिल में खौफ सरायत कर गया था कि अगर कुछ नुकसान हुआ तो उंगलियां मुझ पर ही उठेंगी। मैं इस लड़के से डरती थी, मगर शौहर को हकीकत बताने की हिम्मत न कर पाई। अंदर से जानती थी कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन फिर भी एक और गलती पर गलती करती चली गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में इसी खामोशी का बोझ मुझे कितना भारी पछतावा देने वाला है। कई दिन तक मैं खौफ के हिसार में रही, दिन रात जहनी दबाव का शिकार थी। काम करते वक्त मेरा ध्यान इधर उधर भटकता रहता। मेरा रवैया भी इस पठान के लड़के के साथ बदलने लगा। मैं चाहती थी कि मेरी बेरुखी देखकर वो बददिल हो जाए और खुद ही ये घर छोड़ दे, मगर हुआ इसके बरअक्स। वो लड़का मेरी सर्द मेहरी को नजरअंदाज करके मजीद करीब आने लगा। मैं किचन में होती तो अचानक आ धमकता, बहाने बहाने से मेरे पास रुकने की कोशिश करता। जब मैं सख्त लहजे में जाने को कहती तो कभी बर्तन धोने लग जाता तो कभी फ्रिज साफ करने में लग जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो घर के हर काम और हर मामले में दखल अंदाजी करने लगा। मैं जितना गुस्सा करती वो इतना ही बेखौफ हो जाता, जैसे मेरी बातों की इसे कोई परवाह ही ना हो। मेरे शौहर ने भी इसे तब्दीली को महसूस किया। इनकी निगाहों में शक और गुस्सा साफ झलकने लगा। आखिरकार एक दिन वो मुझ पर बरस पड़े। सख्त लहजे में बोले, तुम इस लड़के के साथ हद से ज्यादा फ्री हो रही हो। इससे हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि वो यूं हमारे घर के अंदर दन दनाता फिरे। मेरा दिल धक सा रह गया।
मैं सहम गई और घबराहट में जल्दी से बोली, आप इससे कह दें कि आइंदा से वो सिर्फ बाहर वाले कमरे तक महदूद रहें। मैं दिल ही दिल में चाहती थी कि मेरे शौहर की बात का वो लड़के पर वही असर हो जो मेरी बातों का कभी नहीं होता था। मेरी तौखा के आइन मुताबिक जब शौहर ने इसे सख्ती से समझाया तो वो बेजाहिर मान गया और सिर्फ बाहर वाले कमरे में ही रहने लगा। मुझे एक लम्हे को सुकून सा महसूस हुआ। यूं लगा जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई परेशानी बाकी न रहेगी। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। रात ढलते ही वो लड़का फिर चुपके से अंदर वाले हिस्से में आ जाता। मैंने कई बार अपनी आंखों से इसे रात के अंधेरे में कमरे के करीब आते जाते देखा। दिल में खौफ बढ़ता गया, मगर सबूत के बगैर शौहर से कुछ कहने की हिम्मत ना होती। बिला आखिर एक दिन मैंने हिम्मत की और दिन के वक्त एक बहाने से इसको बातों में उलझाते हुए कहा, मेरे शौहर को आजकल वहम सा होने लगा है। वो कहते हैं जैसे रात को हमारे कमरे के पास कोई आता है, शायद कोई चोर हो। लेकिन अगर किसी रात वो जाग गए और उन्होंने किसी को पकड़ लिया तो इसकी खैर नहीं होगी। मैंने सोचा था मेरी यह बात सुनकर वो खौफ ज्यादा हो जाएगा और अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा, मगर इसके अगले अल्फाज ने मेरा खून जमा दिया। वो ठंडे लहजे में बोला, आपके शौहर तो रात को दवा खाकर गहरी नींद में होते हैं, इस दवा के बाद तो वो जाग ही नहीं सकते। ये सुनकर मेरा वजूद लरज उठा। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। ये बात तो सच थी कि शौहर अपनी बीमारी की वजह से रात को नींद की दवा लेते थे, लेकिन ये राज तो घर के बाहर किसी को भी मालूम न था। हत्ता कि मैंने खुद कभी इस पठान लड़के के सामने इसका जिक्र नहीं किया था। फिर वो कैसे जान गया? अब मुझे यकीन हो गया कि इसके इरादे साफ नहीं हैं। मेरा दिल धड़कने लगा, हाथ पसीने से भीग गए। खौफ ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। इस लम्हे मुझे लगा कि ये लड़का कई से बड़ी मुसीबत की तैयारी कर रहा है। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि चाहे जैसे भी हो शौहर को सब कुछ बताकर इस लड़के को फौरन घर से निकलवाना होगा। मगर मैं कुछ कह पाती इससे पहले ही ये कौर सदमा हम पर टूट पड़ा। खबर मिली कि मेरे शौहर के मामू का इंतकाल हो गया है। ये गम एक और बोझ बनकर हमारे सर पर आ गया। मैं कुछ कहने का हौसला ही ना कर पाई और अंदर ही अंदर घुलती रही। सुबह सवेरे हमें अचानक इत्तला मिली। मेरे शौहर ने फौरन तैयारियां की और मुझसे कहा कि वो जनाजे में शिरकत करके जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं दिल ही दिल में घबरा रही थी कि इस दौरान वो पठान लड़का अकेला मेरे साथ रहेगा। घर छोड़कर जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन मैं तसल्ली भी करती कि शौहर शाम तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि मामू का घर इसी शहर में वाक़ा था। जब मेरे शौहर घर से निकले तो मैंने बहाने से अपनी हमसाया औरत को बुला लिया ताकि अकेलापन कुछ कम हो। इस औरत के आने पर वो पठान लड़का फौरन अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। मैं दिन भर सुकून से काम करती रही, लेकिन जैसे ही शाम हुई वह हमसाई औरत उठकर मुझसे माजरत करने लगी कि वो मजीद मेरे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अपने घर में बहुत सा काम पड़ा है। मैंने इसे जाने दिया क्योंकि मेरे दिल में उम्मीद थी कि शाम तक मेरे शौहर वापस आ जाएंगे। लेकिन शाम गुजर गई, रात का सन्नाटा छा गया और मेरे शौहर अभी तक वापस नहीं आए थे। मेरी परेशानी हद से बढ़ गई। दिल बेचैन था और हाथ कांप रहे थे। मैं बार बार अपने शौहर को कॉल करने लगी, मगर इनका फोन जवाब नहीं दे रहा था। इस दौरान वो पठान लड़का भी मुझसे बार बार पूछने लगा, बीबी आपके शौहर कब आएंगे? मैंने इस सख्त लहजे में अपने कमरे में जाने को कहा, लेकिन वो डट कर खड़ा रहा, बिल्कुल जैसे मेरी बात इस पर कोई असर न डाल रही हो। आखिरकार मेरे शौहर ने कॉल की। परेशानी और असरफ की शिद्दत इनकी आवाज में साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने बताया कि इनके मामू के बेटे की फ्लाइट्स सऊदी अरब से लेट हुई थी, जिसकी वजह से जनाजा भी बर वक्त नहीं हो पाया। जनाजा फजर के वक्त हुआ और वही क़ियाम किया ताकि वापस आकर फौरन शिरकत मुकम्मल कर सकें। मैं अपने शौहर की ये देर से कॉल पर बहुत गुस्सा हुई। दिल में बार बार सोच रही थी कि अगर वक्त पर इतला दी जाती तो ये सब मुश्किल ना होता, लेकिन फोन पर कुछ भी कह पाना मुश्किल था। दिल में खौफ और गुस्से का मिक्सचर चल रहा था और वो पठान लड़का भी खामोशी से मुझे घूरता रह रहा था, जिससे मेरी घबराहट और बढ़ गई। कसूर बिल्कुल मेरा ही था। मैंने हमेशा अपने शौहर के सामने इस पठान लड़के की नेक नीति और अच्छाई की तारीफ की, और जो कुछ दिल में महसूस किया वो मुकम्मल तौर पर छप गया। अब मेरे शौहर भी इसी लड़के पर यकीन करके वापस गए और मुझे हिदायत दी कि रात को अंदर वाले पोर्शन के दरवाजे लॉक कर दूं।
ताकि वो लड़का सिर्फ बाहर वाले कमरे में रहे। पठान लड़का भी ये सब कुछ सुन चुका था। मैंने इसे बहाने से कह दिया कि आज रात मैं खाना नहीं बना सकती, इसलिए वो जाकर सो जाए। मैं उठकर अपने कमरे की तरफ गई, लेकिन दिल बेचैन और सांस बेकाबू थी। अब मैं ये बात छुपा नहीं सकती थी कि इस रात मेरे शौहर घर नहीं आएंगे। वो लड़का सब जान चुका था। खाली घर इसके सामने था और मेरे बारे में भी इसे पूरी तरह इल्म था कि मैं एक डरपोक और कमजोर लड़की हूँ। मेरी आंखों में वो रात का मंजर अब भी मौजूद था, जब चांद की रोशनी में मैंने आधी रात को इसे देखा था। खौफ और असरफ की शिद्दत से मेरी हालत बिगड़ रही थी। जल्दबाजी में मैं ये भूल भी गई कि मुझे इस बैठक में बीच कर बाकी पोर्शन के दरवाजे लॉक करने थे। कमरे में पहुंचकर मैं बिस्तर पर ढेर हो गई। दिल की धड़कन बेकाबू थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मदद के लिए किससे राबिता करूं। घर के बाकी अफराद और दोस्त अहबाब सब दूसरे शहर में थे और मेरे ससुराल वाले जनाजे में मसरूफ थे। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी हमदर्दी ने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मैं सोच रही थी कि कैसे एक नेक जज्बे के बदले में इतना बड़ा धोखा खुद झेलना पड़ा। ये याद आकर भी लरज उठती थी कि मेरे भाई ने भी एक दोस्त की वालिद के इंतकाल पर हमदर्दी में इसे अपने घर में पनाह दी थी और कहा था कि जल्द इसका दोस्त अपने रिहाइश का बंदोबस्त कर लेगा। मगर आज मैं समझ रही थी कि हमदर्दी और एतमाद के फैसले किस हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं, खास तौर पर जब सामने एक ऐसा लड़का हो जो हर छुपी बात और कमजोरी बाखूबी जानता हो, मगर वो अभी अपने पुराने घर वापस नहीं जा सकता था जहां वो अपने बाप के साथ रहता था, क्योंकि वो घर किराए पर था। मेरे भाई का दोस्त बहुत शरीफ और अच्छा इंसान था। हम सब ने इसे अपने घर का फर्द मान लिया था, मगर चंद दिन बाद इसी दोस्त ने अकेले होने के मौके पर मेरी बड़ी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर मेरे वालिद घर वापस आ गए और मेरी बहन को बचा लिया। भाई का दोस्त मौके से भाग गया और पुलिस को दोबारा कभी नहीं मिला। इतना बड़ा धोखा खाने के बावजूद भी मैं अपनी हमदर्दी का शिकार रह गई थी। अब मैं खौफजदा सी कमरे में पड़ी थी। रात की गहरी तारीकी हर तरफ छाई गई थी। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मैं घबरा गई, मगर जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी, मैं साकित रह गई। वो पठान लड़का खाने लिए मेरे कमरे में दाखिल हो गया था। मैं इसे बेयकीनी से देख रही थी। वो माजूर लड़का जो पहले लंगड़ाता हुआ चलता था, अब बिल्कुल ठीक और मजबूत कदमों से चला रहा था। मेरी हैरत के दरमियान इसने धट्टाई से कहा, बीबी मैं माजूर नहीं हूँ। मैंने झूठ बोला ताकि आप मुझे घर में पनाह दे दे। वो मेरे सामने खड़ा खाना पकड़े खड़ा था और बोला, आपका मूड ठीक नहीं था, इसलिए आज मैंने खाना बना लिया। मैं इसकी जुर्रत और बेबाकी पर हैरान रह गई। ये लड़का जो पहले अपनी माजूरी को छुपाने के लिए झूठ बोल चुका था, अब मुझे तन्हा पाकर कमरे तक आ गया था। दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं अपने शौहर के खौफ को भी इस लम्हे जाहिर नहीं कर पाई। मैं झूठ बोलते हुए बोला, खाना ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। मैं अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ। जब वो यहाँ पहुँच जाएंगे तो मैं इनके साथ खाऊंगी। मेरी ये बात सुनकर मुझे लगा कि शायद मेरे भाई के आने की खबर सुनकर वो पठान लड़का कुछ खौफ महसूस करेगा, मगर मैं अंदर ही अंदर जानती थी कि यह लड़का मामूली नहीं था और इसकी हरकतें हर लम्हे मुझे ज्यादा खौफज़दा और मोहतात बना रही थी। मैंने इसे कहा कि अब जाओ और कमरे से चला जाओ, लेकिन हैरत से मेरी तरफ देखता रह गया और बोला, अचानक आपका भाई कहाँ से आ रहा है? रात के 12 बज चुके हैं। इसके लहजे से साफ जाहिर था कि वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने गुस्से में जवाब दिया, मेरे शौहर ने अपना प्रोग्राम बदलकर मेरे भाई से कह दिया था, शाम को रवाना होने की वजह से अब वो यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं अपनी नाराजगी को कंट्रोल ना कर सकी और इसे सख्त लहजे में कहा, मेरे घर के मामलात में दखल मत दो और फौरन अपने कमरे में चले जाओ। मेरी कोशिश थी कि इसे कमरे में भेजकर बंद कर दो, लेकिन इसने उठकर कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। इस रात इस लड़के ने मेरे साथ जो कुछ किया वो मेरे होश उड़ा देने वाला था। हर लम्हा, हर हरकत मुझे खौफज़दा कर रही थी। मैं अंदर ही अंदर अपनी हमदर्दी और फैसले पर पछता रही थी, मगर कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। अगली सुबह मैं खौफ और शर्मिंदगी से रो रही थी। वो पठान लड़का मेरे सामने आ खड़ा हुआ और अपने बारे में सब कुछ बताने लगा। इसके अंशकाफात ने मुझे लरज़ा कर रख दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि दिल की धड़कन तेज और सांस बेकाबू हो चुकी थी।
जब मेरे शौहर दिन के वक्त घर पहुंचे तो मेरी हालत देखकर वो घबरा गई और फौरन मुझे सहारा देने लगे। उन्होंने पठान लड़के को बुलाया मगर इसका कहीं पता न चला। शौहर उलझन में पड़ गए। इन्हें लगा कि वो लड़का बाजार गया है, जबकि मैं जानती थी कि वो घर से गायब हो चुका है। मैं बुरी तरह रोती जा रही थी और अपने शौहर को कुछ बताने की हिम्मत नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने घर के मर्द के मशवरे के बगैर इस जवान लड़के को घर में रखा। शाम तक जब वो पठान लड़का वापस नहीं आया तो मेरे शौहर भी परेशान हो गए और इनकी शिकायतें शुरू हो गई। मेरे दिल में खौफ और पछतावा एक साथ घुल रहा था और मैं जानती थी कि अब जो कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर मेरी होगी। मेरा मुसलसल रोना और पठान लड़के की गुमशुदगी ने मेरे शौहर के दिल में शक पैदा कर दिया। वो मुझसे बार बार सवाल करने लगे कि इसके पीछे हकीकत क्या है। मेरी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। मैं अपने शौहर को कुछ बताने के बजाय जिद करने लगी कि वो मुझे मेरी माँ के घर ले जाए। बेचैनी और खौफ ने मेरे दिल को घेर रखा था और हर लम्हा मुझे ये लग रहा था कि मेरे इर्द गिर्द सब कुछ बिगड़ रहा है। मेरे मुसलसल रोने पर मेरे शौहर हार मान गए और मुझे इत्मीनान दिलाया कि अगले दिन मुझे मैके ले जाएंगे। रात के वक्त जाना मुमकिन न था क्योंकि मेरी माँ का घर दूसरे शहर में वाक़या था। मैं इनके यकीन दहाने पर चुप हो गई मगर दिल की घबराहट और खौफ अब भी बाकी था। मैं अपने शौहर को ये नहीं बता सकती थी कि मैं क्या कर चुकी थी और दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि इस घर से जल्द अज जल्द निकल जाना ही बेहतर है। मगर इस रात मेरी जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले गई जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। अचानक हमारे घर 4 मर्द घुस आए। वो पठान मर्द थे और इनकी मौजूदगी ने कमरे का माहौल ही बदल दिया। उन्होंने जबरदस्ती हमारे घर में कदम रखा। मेरे शौहर का गिरेबान पकड़कर चीखा और पूछने लगे कि वो लड़का कहाँ है जो हमारे घर में रहता था। मैं और मेरे शौहर दोनों खौफजदा और परेशान हो गए। लड़का घर से गायब था और वो पठान मर्द बस इसी का पता चाहते थे। मेरे शौहर ने ईमानदारी से इन्हें बताया कि वो लड़का कल तक हमारे घर में था, लेकिन अब सुबह से वो गायब है और हम खुद भी नहीं जानते कि वो कहाँ गया। लेकिन ये सच भी इन मर्दों पर असर ना कर सका। वो इल्जाम लगाने लगे कि हम लड़के को छुपा रहे हैं, शायद पैसे या किसी और मफाद के लिए। इनके लहजे में सख्ती और गुस्से का मिला जुला असर था और मेरे शौहर सूरत हाल को समझ ही नहीं पा रहे थे। मैं अपने खौफ के बावजूद डरते डरते इन मर्दों को बताने की हिम्मत जमा कर सकी और कहा, शायद वो लड़का पहले ही जान चुका था, शायद इसी वजह से वो गायब है। मेरे ये अल्फाज हवा में गूंज गए मगर मर्दों की आंखों में अब भी शक और गुस्सा साफ झलक रहा था। दिल की धड़कन तेज थी और मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी कि ये सब कुछ कैसे खत्म होगा। वो लड़का भाग गया क्योंकि इसे यकीन था कि वो पठान मर्द इसके पीछे आएंगे। हमें इसकी कोई खबर नहीं थी। हमारे मुसलसल इनकार पर वो पठान मर्द शदीद गुस्से में आ गए और घर की हर कमरे की तलाशी लेने लगे। मेरे शौहर की तबीयत पर यह सब असर कर रहा था। वो दिल के मरीज थे और इनका चेहरा जर्द पड़ गया था। मुझे खौफ था कि वो ये सब बर्दाश्त न कर पाए। मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर ने गुस्से में इन मर्दों से कहा, हमारे घर से फौरन चले जाएं, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। लेकिन यह बात इन पर कोई असर न कर सकी। वो पठान मर्द हमारे करीब आ गए और धमकी भरी आवाज में बोले, लगता है तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ हम कौन है। हम पुलिस से नहीं डरते और अगर तुम हमसे जबान चलाने की जुर्रत करोगे तो नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। मैंने अपने शौहर को खामोश रहने का इशारा किया मगर वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इन अनजान मर्दों का हमारे घर में जबरदस्ती घुसना और गुंडागर्दी दिखाना इनका गुस्सा बढ़ा रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। खौफ और अस्तरब से सांस उखड़ा रही थी। जब मेरे शौहर ने दोबारा गुस्से में इन्हें निकलने का कहा तो एक पठान मर्द पर गुस्सा और बढ़ गया। अचानक इसने अपनी पिस्टल निकाली और मेरे शौहर के सीने पर फायर कर दिया। मैं चीख कर इनके करीब दौड़ी मगर वो खून में लिपट जमीन पर गिर चुके थे। वो पठान मर्द फिर घर से चले गए और मैं साकित होकर अपने शौहर की लाश के पास बैठी रही। मेरी अंधी हमदर्दी और भरोसे ने मुझे ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं थी। मैं इस पठान लड़के के गैर मामूली रवैये को कई दिनों से महसूस कर रही थी। एक रात चांद की रोशनी में मैंने इसे पिस्टल से गोलियां चलाने के लिए भी तैयार देखा। मैं डरती रही मगर खामोश रही।
क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि अगला लम्हा क्या लाएगा। जब मेरे शौहर घर पर नहीं थे तो वो लड़का मुझे कमरे में बंद करके खुद भी इसी कमरे में बैठा रहा और पूरी रात कुंडी बंद किए रखी। दिल की धड़कन तेज, सांस बेकाबू और खौफ का हर लम्हा मेरे अंदर गूंज रहा था। मैं जानती थी कि मेरी हमदर्दी और गलत फैसलों ने मुझे ऐसी सूरत हाल में डाल दिया है जिसका अंजाम सिर्फ तबाही हो सकता है। सुबह के वक्त मेरे शदीद खौफ और अस्तरब को देखकर वो लड़का मुझे सच्चाई बताने पर मजबूर हुआ। इसने कहा कि वो दरअसल एक पठान कबीले का लड़का है और इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल का बदला लेने के लिए मकतूल के घर वाले इससे तलाश कर रहे थे। इस वजह से वो झूठ बोलकर हमारे घर में रहा, रात के वक्त उठकर अंदर आकर छुप जाता और महफूज रहता था। जब वो रात के वक्त दबला जाता तो जान गया कि मेरे शौहर हर बार नींद की दवा लेते हैं। इस बात को जानकर वो खामोशी से हमारे घर में आकर हमारी हिफाजत करता रहा, लेकिन बाजार में इसकी मौजूदगी इसके दुश्मनों की नजर में आ गई। पिछले रात भी अपने दुश्मनों के खौफ से वो मुझे बचाने के लिए कमरे में बंद होकर मेरे साथ बैठा रहा। सुबह होते ही वो माजरत करके चला गया कि वो अपनी वजह से हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन इसके बावजूद वो घर से भाग गया और हमारी जिंदगी में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुका था। मेरे शौहर की मौत हो गई और मैं ये जो जवानी में बेवा हुई, मजबूर होकर हमेशा के लिए अपनी माँ के घर वापस आ गई। मेरी जिंदगी उजड़ गई और दिल में ये गहरा खालीपन रह गया। मैं अपनी तमाम बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमदर्दी और नेकी जरूर करें, मगर हर काम की एक हद होनी चाहिए। किसी पर इतना अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए कि वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। खास तौर पर अपने घर की मर्दों से मशवरे लिए बगैर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, वरना हमारे घर के मुहाफिज भी हमारी गलतियों के शिकार हो जाते हैं और हम जैसे लापरवाह औरतें सारी जिंदगी पछतावे और मातम में गुजार देती हैं। जिंदगी की ये सख्त हकीकत मेरे लिए एक सबक बन गई। हमदर्दी और नेकी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी हिफाजत और सोच को भी स्पष्ट डालें। हर फैसला एहतियात और अक्ल के साथ लेना चाहिए, वरना नुकसान नाकाबिले तलाफी हो सकता है। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कल एक नई और सबक आमूज कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।